हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब लड़की की विदाई की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। तारा एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी। तारा जब बड़ी हुई तो उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसकी एक सरकारी बैंक में नौकरी लग गई। फिर फोन रखकर वो खुशी से अपनी मम्मी पापा को ये बात बताने पहुंची तो वहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे और वही बराबर नहीं, तारा के मम्मी पापा भी चिंता में बैठे थे। देखिए रामलाल जी, कुंडली तो मैंने बना दी है, पर ग्रहों के हिसाब से जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। इस हिसाब से आपकी बेटी तारा मांगलिक है। इसके विवाह में तभी बाधाएं आ रही हैं। आप इसकी पूजा जितनी जल्दी हो सके करवा लें। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। अब क्या करे लक्ष्मी, मांगलिक दोष की पूजा तो करवानी ही पड़ेगी। देखता हूँ सारा खर्चा मिलाकर कितने का पड़ता है। पिताजी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं कुछ समय बाद इस बारे में सोचूंगी। और आपको लगता है कि मेरी शादी इसी कारण से नहीं हो रही, तो मुझे अपनी देवी माँ पर पूरा विश्वास है। वो मेरे जीवन में अपने आप किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देंगी जो इन सब बातों का वहम नहीं करता होगा। पिताजी, आपको याद है आपके जिगरी दोस्त की बेटी शिवानी, उसकी तो कुंडली गुण सब लड़के के साथ मेल हो गए थे, लेकिन फिर 6 महीने बाद ही उसका तलाक हो गया। फिर भी अगर आपको लगता है मेरा मांगलिक दोष दूर हो जाएगा, तो मैं अपने हाथों से गरीब और बेसहारा लोगों को अन्न और वस्त्र दान करती रहूंगी। उनकी दुआओं में बहुत शक्ति होती है पिताजी, और असली पूजा भी वही है। और तारा बेटी सुन तो। तारा तो वहाँ अपनी नौकरी लगने की बात बताने आई थी, पर वो अपने बारे में वो सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई और फिर देवी माँ के मंदिर चली गई। माँ, आप तो सब कुछ जानती हो। अगर मैं मांगलिक हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? लोग मांगलिक नाम सुनकर इतना सहम क्यों जाते हैं, जैसे मांगलिक होकर किसी लड़के ने या लड़की ने कोई पाप कर दिया हो। हे देवी माँ, मैं तो सिर्फ आप पर विश्वास करती हूँ। मेरा ये जीवन आपका दिया हुआ है, तो मेरे आने वाले जीवन की रक्षक आप ही हो माँ। मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में अपने आप कोई अच्छा जीवन साथी जरूर मिल जाएगा। माँ के मंदिर में जाकर तारा को एक अलग सी शांति और हिम्मत मिलती है और अगले ही दिन से वो अपने बैंक की नौकरी ज्वाइन कर लेती है। पर ना जाने तारा के माता पिता के मन में उसके मांगलिक होने का डर सा बैठ गया था। लक्ष्मी, तारा मांगलिक दोष की पूजा करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कोई अच्छा लड़का उसके लिए मिलेगा भी कि नहीं। पता नहीं ऐसे मन में विचार क्यों आ रहे हैं। आप उसकी शादी की चिंता बिल्कुल मत करो। तारा अपनी देवी माँ पर बहुत विश्वास करती है और मैं जानती हूँ माँ दुर्गा अपने भक्तों के सारे संकट दूर करती है। देखना, तारा की किस्मत में अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी जरूर आएगा। चलो हम दुर्गा माँ के मंदिर चलते हैं और वहाँ पर गरीबों को अपने हाथों से दान पुण्य करेंगे, ताकि हमारी बेटी तारा को माँ का आशीर्वाद और गरीबों की दुआएं मिले। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तारा अपनी जॉब से वापस आ रही थी। तारा थोड़ी दूर पैदल ही चली कि अचानक उसने देखा कि एक ऑटो वाला एक बाइक को टक्कर मारकर भाग गया। तारा तेजी से भागकर उस बाइक वाले लड़के के पास पहुंचती है तो वो देखती है, अरे इन्हें तो काफी चोटें आई हैं। भैया जरा रुकना, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। तारा उस अनजान लड़के को ऑटो में हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर तारा अपने पिताजी को फोन कर देती है
और कुछ ही घंटों बाद उस लड़के को होश आ जाता है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की है। इसमें हेल्प की कोई बात नहीं है, ये तो हर नागरिक का फर्ज है सर। वैसे ये मेरे पिताजी हैं। और फिर वो लड़का अपने फैमिली मेंबर को फोन करता है। उसके मम्मी पापा भी तारा को धन्यवाद देते हैं। उस लड़के का नाम चांद था। वो एक कंपनी का मालिक था। फिर धीरे धीरे तारा और चांद में दोस्ती हो जाती है। और एक दिन चांद तारा से, तारा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? देखो चांद, तुम जैसा जीवन साथी पाकर कोई भी लड़की अपने आप को खुशकिस्मत मानेगी। पर चांद, मैं मांगलिक हूँ, मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है। कहीं मेरे कारण तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आज हम मंगल ग्रह पर पहुँच गए हैं और फिर मंगल ग्रह का नाम खुद ही मंगल है, तो मेरे साथ मंगल ही होगा। मेरी जान बचाने वाली मेरे लिए हमेशा लकी रहेगी और चांद तारा हमेशा साथ रहेंगे। इस तरह चांद की सोच ने सबकी सोच को बदल दिया और सबकी रजामंदी से और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से चांद और तारा की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। आज चांद और तारा की शादी को पूरे 30 साल बीत चुके हैं और वो दोनों अपनी शादी की 30वीं सालगिरह मना रही हैं, अपने तीनों बच्चों शगुन, पिंकी और राघव के साथ। अंजलि और तनु दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। वो हमेशा सारे काम एक साथ करती थीं, पर अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। अंजलि के लिए रिश्ते वाले आने शुरू हो गए थे। फिर एक दिन, अंजलि, आज नूडल्स खाने का बहुत मन है, आज तो चल नूडल्स खिला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल आज नूडल्स खा के आते हैं। अंजलि और तनु बाजार की तरफ नूडल्स खाने के लिए चल पड़ती हैं। नूडल्स खाते खाते अंजलि तनु को बोलती है, मुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं तनु। ओए होए अंजलि, तुझे और लड़के वाले देखने आने वाले हैं। लड़का भी आ रहा है क्या? हाँ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखना पड़ेगा आखिर वो क्या चीज है जो तुझे पसंद करेगा। अगले दिन अजय नाम का एक लड़का अंजलि को देखने आता है। अजय अंजलि की सादगी पर फिदा हो जाता है और शादी के लिए फौरन हाँ कर देता है। अजय के माता पिता जल्द से जल्द शादी करने के लिए उसके माँ बाप से कहते हैं। दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। अगले दिन अंजलि तनु के यहाँ मिठाई लेकर जाती है। ये ले तनु, मिठाई खा, मेरा रिश्ता पक्का हो गया, अगले महीने शादी है मेरी। क्या कहा अंजलि? अगले महीने शादी? अभी तो बहुत सारा काम है मुझे। नई ड्रेस लेनी है, मेहंदी वाले को बुक करना है, अरे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। अरे अरे रुक तो सही, शादी मेरी है और तैयारी तेरी है। पहले मेरी शादी की तो शॉपिंग करा दे। ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तेरी शादी की सारी शॉपिंग मैं ही करूँगी और तेरी शादी में पहले ही बता देती हूँ कि भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाऊंगी मैं। उससे पहले तुझे मुझे मेहंदी लगानी होगी, समझ गई? तुझसे लगवाऊंगी, नहीं तो नहीं लगवाऊंगी। ठीक है बाबा, मेहंदी मैं ही लगाऊंगी। ये सब तो ठीक है, पर तुम शादी करके तो मुझसे दूर हो जाओगी ना। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब भी मन करे आ जाना मुझसे मिलने, मैं इसी शहर में रहूंगी। अंजलि और तनु जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर अंजलि अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाती है। एक दिन तनु कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी कुछ लड़के उससे बदतमीजी करने लगते हैं। कहाँ चली छम्मक छल्लो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ, शक्ल देखिए कभी आईने में। शक्ल तो आईने में रोज देखता हूँ,
पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। तनु से बदतमीजी करते हुए तनु गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर अंजलि का भाई ऋषि उन्हें देख लेता है और उनके बीच में आ जाता है और उन लड़कों की पिटाई कर देता है, जिससे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। ऋषि और तनु एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ये हादसा कभी किसी को नहीं बताएंगे। और फिर शादी का दिन भी आ जाता है। तनु तैयार होकर अंजलि के घर पहुंचती है, जहां ऋषि उसे देखता ही रह जाता है। कहाँ है मेरी दुल्हनिया? आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे ओ ऋषि, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ खो गया? मेरी सहेली को नजर लगाएगा क्या? हाँ, नहीं, मैं तो बस यूं ही। अरे बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम दोनों को मेरी नजर न लग जाए। अरे नहीं आंटी जी, अपनों की नजर नहीं लगा करती। ऋषि, अब तू यहीं पर खड़ा रहेगा क्या? बारात आने वाली है, बारात का स्वागत भी तो करना है। चल मेरे साथ। ऋषि को ऐसे देखकर अंजलि उसको अकेले में ले जाकर उससे पूछती है, ऋषि, तुझे तनु अच्छी लगती है ना? पर वो हाँ, पर मैं तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ। आखिर तेरी बहन हूँ जो। ऋषि वहाँ से किसी काम के बहाने चला जाता है। तभी बारात का शोर व गुल सुनाई देता है। तभी बारात देखने के लिए भागती है। ये ले, अब तेरी बारात आ गई। अब तो तू खुश है ना? तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आ गए। एक दिन तेरा राजकुमार तुझे भी लेने जरूर आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर जल्द ही। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। तब तनु अंजलि को लेकर पंडाल की तरफ चलती है। जैसे ही वो स्टेज पर अंजलि को लेकर पहुंचती है, वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो घबरा जाती है। तनु घबराकर अंजलि से पूछती है, अंजलि, ये है क्या जिससे तुम शादी करने वाली हो? क्या हुआ? होश उड़ गए ना तेरे? सच में होश उड़ गए अब तो मेरे, लेकिन अब तेरे होश उड़ाने की बारी है। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास करे जा रही है तू? मैं वरमाला डालने जा रही हूँ और तू कह रही है कि मैं इससे शादी ना करूँ? आखिर बात क्या है? बात ये है कि ये लड़का एक नंबर का छिछोरा और बदतमीज और गुंडा किस्म का लड़का है। इससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। शोरगुल सुनकर अंजलि के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी तनु सभी मेहमानों के सामने कहती है, ये लड़का एक नंबर का आवारा है। तनु जानती भी है क्या कह रही है और किस पर इल्जाम लगा रही है? मैं जानती हूँ अंकल जी, इस समय ये करना बहुत गलत है, लेकिन अगर मैं चुप रही तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त अंजलि की जिंदगी अंगारों से भर जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। आज अंजलि की शादी है और आज के दिन तू ऐसी बातें कर रही है। मैं तुझ पर कितना विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो ना अंकल जी, तो मेरी बात मान लो, क्योंकि कुछ समय पहले ही इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैंने इसके जवाब में इसको एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। क्या ये सच है अजय? हाँ सच है कि मैं इसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर ये भी सच है कि ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं सिर्फ अंजलि को पसंद करता हूँ। ये मेरे बेवजह गले पड़ रही है। अंजलि, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। मैं प्यार नहीं करती, ये एक नंबर का गुंडा है। जब तेरी दाल मुझसे नहीं गली तो तूने अब ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरी सिर्फ अंजलि है और मैं इसी से शादी करूँगा। मेरे जीते जी तो अजय तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं।
इसीलिए तू अंजलि से शादी करने के लिए मना कर दे। सभी अंजलि के फैसले को सुनना चाहते थे। सभी की निगाहें अंजलि की तरफ लगी हुई थीं। कि तभी अजय बोलता है, ये लड़की हमारी बनी बनाई शादी को बिगाड़ रही है। इसको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। इसको अभी मंडप से बाहर निकाल देता हूँ। तू होता कौन है मुझे मंडप से बाहर निकालने वाला? तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात तो अब मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। अजय तनु के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी ऋषि उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर उसे धक्का दे देता है। अंजलि, मैं तो बस तुमसे शादी करने की जल्दी में था। जो ये लड़की हमारी शादी को बर्बाद कर रही थी, इसीलिए मैं उसको यहाँ से निकालना चाहता था। बहन, तनु सही कह रही है। ये बहुत ही बदतमीज लड़का है। हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और इसने तनु से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तभी मैंने तनु को बचाया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है। मैं यहाँ से शहर गया हुआ था। उस वक्त अगर मुझे पता होता कि अजय से तुम्हारी शादी हो रही है, तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने देता। आप सब मेरा फैसला सुनना चाहते हैं ना? मेरा फैसला ये है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो औरत की इज्जत करना ना जानता हो और जो औरत पर हाथ उठाए। आज जरा सी गलती पर एक अनजान लड़की पर इसका हाथ उठ गया। कल को मैं इसके साथ रहूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। और मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती, खास तौर से मेरे लिए। वो हमेशा मेरा भला ही चाहती है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। अंजलि, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बारात वापस चली जाएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, बारात घर से वापस जाएगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूँगा। अंकल जी, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं अंजलि को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अरे, तुम तो मेरे दोस्त के बेटे राहुल हो। हाँ रमेश, मुझे अपनी बेटी मेरे घर के लिए दे दो। उसके बाद बारात वापस चली जाती है। अरे, अब आज शादी भी होगी या सब खड़े ही रहेंगे? रुकिए पिताजी, अभी मुझे किसी और की भी शादी करानी है। अब किसकी शादी करानी है? मेरी सबसे प्यारी सहेली और मेरे छोटे भाई की। पता है आप लोगों को, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। तो फिर ठीक है, आज तुम दोनों सहेलियों की शादी करा देते हैं। क्यों तनु, बनेगी मेरी भाभी और ऋषि की दुल्हनिया। उसके बाद तनु शर्मा के हाँ बोलती है। फिर अंजलि और तनु एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर अंजलि की शादी राहुल से और तनु की शादी ऋषि से हो जाती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।